फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखते हैं, अभी हम पिछला लेक्चर देखे थे कि पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। उसमें बताया गया था कि पुष्प है, जड़ है, तना है और पत्तियां हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन आज हम पुष्प के बारे में देखेंगे। दिया हुआ है पुष्प, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। पुष्प के समान लक्षण हम आप जानते हैं, कोई पुष्प दिखाई देता है तो उसमें विभिन्न भाग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो पुष्प लिया हुआ है, एक गेंदा लिया हुआ है और एक गुड़हल का लिया हुआ है। हम आप जानते हैं कि गेंदा और गुड़हल में डिफरेंस होता है, लेकिन पहचानने के लिए हमें पर्याप्त होता है। जैसे जो सबसे नीचे का भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं या तना से जुड़ा हुआ होता है। इसके जस्ट ऊपर हम देखते हैं कि ये हरा हरा दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, वायुदल कहते हैं। फिर इसके बाद जो दिखाई देता है उसे देखिए, यहाँ पर बना भी है पुष्प वृंत, इसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। फिर दिया हुआ वायुदल, देखिए जस्ट छोटी सी पत्ती निकली हुई दिखाई देती है, इसे वायुदल कहते हैं। देखिए अलग कर देते हैं, ये वायुदल है। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है अंडाशय, यानी कि जो ये पुष्प के भाग दिए हुए हैं, इसके बीज का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब होता है जो इसमें पतली पतली, जो इसमें पतले पतले ये भाग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, असंख्य पुंकेसर है इसमें। ये चीज़ दिया हुआ पुंकेसर। फिर दिया हुआ वर्तिका, ये जो बीज का भाग दिखाई दे रहा है, ये जो मोटा सा डंठल दिखाई दे रहा है, ये जो डंठल होता है, ये क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। फिर लिखा हुआ वायुदल के बाद फिर यहाँ पर देखिए लिखा वर्तिका, फिर लिखा हुआ दल। दल का मतलब क्या होता है, जो ये भाग होते हैं इसे क्या कहते हैं, दल कहते हैं। जो ये अलग अलग भाग हैं, 1 2 3 4 और 5, ये कितने दल हैं, इसमें 5 दल हैं। इसी प्रकार से फिर दिया हुआ वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपरी भाग होता है, पुंकेसर के भाग के अंदर जो भाग होता है, मोटा सा होता है, डंठल के साथ जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा जो पुष्प के भाग होते हैं, कौन कौन से भाग हमें दिखाई देते हैं, इनके कौन कौन से नाम दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया था पुष्प वृंत, फिर दिया हुआ वायुदल, फिर ये अंडाशय, जो ये भाग दिया हुआ, ये कौन सा भाग है, अंडाशय है। ये जो पतले पतले धागे की नुमा निकले होते हैं और गुच्छे की तरह बने होते हैं, ये क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। ये जो मोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। जो ये अभी हम आपको लाल लाल दिखाए थे, ये क्या थे, दल थे। यानी कि जैसे गुड़हल में 5 दल पाए जाते हैं, हर एक में अलग अलग जो फूल होते हैं, हर एक में अलग अलग पाए जाते हैं। फिर दिया हुआ है दल हो गया, फिर वर्तिकाग्र, यानी कि जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, क्या है, वर्तिकाग्र। फिर हम आते हैं पुष्प। पुष्प के समान लक्षण कौन कौन से होते हैं। हम आप जानते हैं कि पुष्प जो होता है पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है और ये जनन का भी कार्य करता है और अपने जैसे क्या करता है, संख्या बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ इसमें क्या है, फल लगता है। फल लगने के बाद बीज बनते हैं। बीज कभी कभी 1 होते, कभी 2 होते हैं, असंख्य होते हैं। जैसे गुड़हल में बीज नहीं पाए जाते हैं, तो ये अपने पौधों को वृद्धि कैसे करते हैं, हम आप जानते हैं कि टहनियों को काट करके खंड कर लेते हैं, उनको लगा देते हैं, जिसे कलम बोलते हैं। इस प्रकार से भाग को हम समझते हैं। दिया हुआ पुष्प के समान लक्षण व भाग। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है, या पौधे के तने व शाखाओं में लगे होते हैं। हम आप जानते हैं जो पुष्प लगे होते हैं, क्या है, तनों में लगे होते हैं या शाखाओं में लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलिकाएं रूपांतरित होकर क्या बन जाती, पुष्प बन जाती हैं। और पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। नंबर 1 वायुदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। कितने होते हैं, वायुदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसी के आगे अभी फिर देखते हैं हम। अब आगे देखते हैं कि पौधे के जो पुष्प होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। जब पौधे, पुष्प के पौधे का जनन अंग होता है, तो ये जनन करेंगे, यानी कि प्रजनन करके इसके द्वारा पौधों में प्रजनन करते हैं। प्रजनन के बाद क्या होगा, निषेचन के बाद अंडाशय से क्या है, फल विकसित हो जाता है। क्या विकसित होता है,
फल विकसित हो जाता है। उस फल में क्या है, फल में एक या अनेक बीज होते हैं। यानी कि हम आप देखते हैं कोई भी फल देखिए तो उसमें एक बीज, जैसे आम में एक बीज दिखाई देता है, लेकिन अंगूर में बीज छोटे होते हैं, नहीं दिखाई देता है क्योंकि उसे कटिंग लगाया जाता है। इसी प्रकार देखिए अमरूद में कितने होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं। गेहूं में एक बीज होता है, लेकिन उसके साथ पूरी बाली में कितने होते हैं, असंख्य बीज हो जाते हैं। धान में इस प्रकार से फल में एक या अनेक बीज होते हैं। फिर बीज अनुकूल परिस्थितियों में, यानी कि अनुकूल परिस्थितियाँ बीज कब उगते हैं, जब हम जानते हैं कि नमी होती है, वायु अच्छी होती है, धूप पड़ती है, और साथ साथ क्या है, स्वस्थ बीज होते हैं, तो वो अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से पुष्प का विशेष महत्व है, जो आकर्षक होते हैं, बीज का उत्पादन करते हैं और नई पीढ़ी बनाने का भी प्रयास किया जाता है। यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है बीजों के द्वारा पेड़ पौधों में होती है। जिनके बीज नहीं होते उन्हें हम कटिंग के द्वारा या पौधे के किसी भाग से लेकर के ही उसका निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये तो आज हम पुष्प के बारे में पढ़े। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ पौधे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अंग द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जड़ों में या तनों में एकत्र करते हैं। ऐसे पौधे कौन कौन से हैं हम उन्हें जानते हैं। जैसे आप देखेंगे मूली है, गाजर है, शकरकंद है, या अन्य प्रकार की चीज़ें हैं, वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं और अपने भोजन को एकत्र कर लेती हैं और हम उसे क्या करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं। जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, अदरक है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रूप कैसा लेती हैं। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है सब्जियों का, मूली का बना हुआ है और गाजर का बना हुआ है। हम आप देखते हैं समानता देखते हैं कि जो गाजर होता है ये समानता ऊपर से नीचे की तरफ पतला होता चला जाता है। जो मूली होती है ऊपर पतला होता है और नीचे पतला होता है, और बीज का भाग क्या होता है, मोटा होता है। और जो शलजम होता है हम देखते हैं कि ऊपर गांठ की तरह होता है, नीचे फिर उसकी पत्तियाँ जड़ें निकल आती हैं, जो कुंभ रूप में होता है। देखिए शंख रूप में, शंख मतलब होता है जो शंख की तरह बना होता है, जिसे हम कहते हैं गाजर। शंख के रूप में गाजर होता है, ऊपर मोटी तथा नीचे पतली होती है। और तर्क रूप में क्या दिया है, मूली, जो अभी बताए थे कि ऊपर व नीचे क्या होती है, पतली होती हैं। ये अपना भोजन एकत्र कर लेते हैं, जिन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं, मूली। इसी प्रकार से गाजर का भी प्रयोग हम करते हैं। फिर इसके बाद आता है कुंभी रूप, यानी कि कुंभी में बताया गया कि जो घड़े के आकार का टाइप भी दिखाई देता है। कौन सा है, शलजम है, जिसके घड़े के रूप में दिखाई देता है, जिसमें इसमें क्या होता है, भोजन एकत्र होता है, जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके प्रकार आता है डहेलिया और शकरकंद। ये अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण होती हैं, डहेलिया और शकरकंद। ये फूल कर कंद में बदल जाती है और इसके अंदर क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, जो अपस्थानिक जड़ों का एक रूपांतरण है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ तने होते हैं जो भोजन। चलिए अब देख लेते हैं कि कमजोर तनों द्वारा आरोहण आदि किया जाता है, संग्रह बताया गया था। जैसे हम जानते हैं आलू है, अरबी है, जिसे हम घुइयाँ बोलते हैं, अदरक है, ये सब क्या है, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें भूमिगत तना कहा जाता है, जो भोजन को संग्रह करते हैं और जिनका हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आलू है, आलू को स्तंभकंद कहा जाता है। अदरक व अरबी क्या है, ये सभी भूमिगत तने के रूपांतर होते हैं। इनमें क्या होते हैं, फूल जाती हैं और भोजन एकत्र हो जाता है, जिन्हें हम भोजन के रूप में बाद में प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है तने के सहारा देने के लिए रूपांतर। हम आप जानते हैं कि बहुत से पौधे ऐसे देखते हैं जो क्या होते हैं, तने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये पौधा है, इस पौधे में क्या होता है, यहाँ पर जड़ें उसके अंदर हैं, लेकिन इसके बाहर भी जड़ें निकल आती हैं। बाहर जड़ें निकल आती हैं, ये जड़ें निकल करके क्या करती है, ज़मीन में मिल जाती हैं और वो पौधों क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती हैं और सहायता प्रदान करती हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, तने के सहारा देने के लिए रूपांतर। जैसे आप देखेंगे बांस है, गन्ना है, मक्का है, उसके पौधे आप देखेंगे तो बाहर से तने के बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और बरगद का पेड़ सबसे बड़ा आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे छोटे
टहनियाँ निकलने लगती हैं, लेकिन वही जाकर के बाद में क्या होता है, आरोहण का काम करते हैं और ज़मीन में आकर के मिल जाती है और पौधे को सहारा देते हैं। इस प्रकार से मक्का है, गन्ना है, बरगद है, बांस है, केकड़ा आदि पौधों में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आरोहण के लिए रूपांतरण। हम आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो आसानी से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुच्छे की तरह, धागे की तरह लपटें दिखाई देती है और किसी के सहारे पकड़ लेते हैं और वो पौधा क्या होता है, चढ़ता जाता है और आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे पौधों को आरोहण के लिए रूपांतरण कहा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आप देखेंगे कद्दू, तोरई है, मटर है, लौकी है, अंगूर है। इस प्रकार के जो आप पौधे देखते होंगे कि बहुत पतले होते हैं और कठोर नहीं होते हैं, ये ऊपर की तरफ या आगे बढ़ने के लिए इनमें क्या होता है, धागे की तरह। जैसे कोई पौधा देख लीजिए, ये पौधा होता है तो इसके बगल में जो है इस प्रकार से धागे की तरह निकलती रहती है, वो पकड़ लेती है और आगे बढ़ता रहता है। इसे कहते हैं आरोहण। क्या कहते हैं, आरोहण, जो कमजोर पौधों में पाया जाता है, जिस प्रकार से कद्दू, तुरई, मटर, लौकी, अंगूर आदि में आप देखेंगे। इस प्रकार से हमारा पाठ खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।